अच्छा, तो स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते क्या है? स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का अर्थ है कुछ ऐसे सरफेस जो कि पूरा का पूरा मीडियम लेके बैठे होते हैं। अर्थात ऐसा कुछ, ये पूरा का पूरा एक मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये पूरा का पूरा मीडियम स्टार्ट कैसे हो रहा है? एक स्फेयर जैसा कर्व है, स्टार्टिंग में कर्व से स्टार्ट हो रहा है मीडियम, अंदर पूरे में सेम मीडियम है। अगर मैं कांच की बात करूं तो अंदर पूरे में कांच है हर जगह, पूरे में अंदर कांच ही कांच है हर जगह, और स्टार्टिंग इसकी फ्लैट नहीं हो रही, स्टार्टिंग इसकी हो रही है कर्व। तो इस शेप को बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग का शेप स्फेरिकल है, कर्व्ड है, इसीलिए बोलते हैं स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके अंदर का मीडियम कुछ अलग होता है, बाहर का मीडियम कुछ अलग होता है, μ1 और μ2। तो भैया करना क्या है हमें इसका? इस स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या करना है? आपको यह बताना है कि अगर इसके आगे u डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इसके अंदर बनेगी या बाहर बनेगी? कहीं तो बनेगी। ये अगर स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो जब लाइट इस पे टकराएगी तो टकराने के बाद रिफ्रैक्शन तो होगा ना। लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइट जब भी एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, तो लाइट जाएगी तो बेंड करेगी। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और कर्व्ड एंट्री लेगी, कर्व्ड सरफेस से एंटर करेगी तो बेंड करेगी। बेंड करने के बाद कहीं ना कहीं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इसकी जो इमेज बनेगी वो किसी v डिस्टेंस से बनेगी, मान लेते हैं v डिस्टेंस पे। तो आपको μ1 u, μ2 v और इस स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका कुछ रेडियस रहता होगा r, इन पांचों के बीच का रिलेशन निकालना है। हमें एक डेरिवेशन करनी है जिसमें आपको v, u, μ1, μ2 और r, ये पांचों बंदे दिखाने हैं कि पांचों बंदे आपस में कैसे लिंक्ड हैं। आपको ये बताना है कि अगर आप u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी v इमेज कहां बनेगी। ठीक है, तो इमेज कहां बनती है वो मुझे निकालना है v, और मुझे क्या क्या गिवन है? बाहर का म्यू, अंदर का म्यू, इसका r, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है। तो आपको इन पांचों की मदद से v निकालने का इंतजाम करना है। क्वेश्चन आपको बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये चारों चीजें बताएगा। आपको बताना है इमेज उसके अंदर बन रही है, उसके बाहर बन रही है, तो कहां बन रही है। और ऐसा निकालने के लिए, इमेज कहां बन रही है वो निकालने के लिए मुझे इन पांचों के रूप में एक फॉर्मूला चाहिए होगा। उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम फिजिक्स में, शॉर्ट भाषा में, रे ऑप्टिक्स के अंदर SRS, स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आपके पास इसके 5 केस हैं। कितने? 5 केसेस की डेरिवेशन सेम है। क्या है? सेम। डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन सेम है। आंसर 5 केसेस का अलग अलग है, अलग अलग है। डेरिवेशन सेम, आंसर अलग अलग, क्योंकि डेरिवेशन करने का तरीका डिट्टो सेम है, एक एक स्टेप मैच करता है, लेकिन उसमें जब आप ड्राइव करने का तरीका मैच करते हो, तरीका सेम लगाते हो, तो जो वैल्यूज आती है ना वो अलग अलग आती है। अब वो कैसे आती है मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या अलग होता है वो बताऊंगा। तो भैया क्या हम एक सीख गए तो सारे कर लेंगे? स्कूल में तो एक भी ढंग से ड्राइव नहीं कराते। मैं आपसे कह रहा हूं एक कराऊंगा और ऐसा कोड समझा दूंगा, आप बाकी चारों अपने आप कर लोगे। ये आएगा तो 3 से कम में आ ही नहीं सकता, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। SRS का डेरिवेशन पेपर में कभी SRS शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा। पेपर में लिखा आता है भैया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आएगा? नहीं आएगा, कुछ नहीं आता ऐसा लिखा हुआ। पेपर में आता है कर्व्ड शेप, नाम क्या आता है? When light enters a curved surface, ऐसा बोलता है, of R इतना, μ1 इतना, μ2 इतना, ऐसे ऐसे बताएगा। Find the relation between μ1 and μ2, ऐसे बोल देगा। Find the relation between V and U, ऐसे बोल देगा। कुछ भी 2 नाम ले देगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालो, और आपको हिंट के लिए बता देगा कि लाइट एक कर्व्ड सरफेस में एंटर कर रही है जिसके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, अंदर का इतना है। बाहर का μ1 है, अंदर का μ2 है, इनके बीच का रिलेशन निकालो। SRS शब्द नहीं यूज होगा। ठीक है भैया, अब करते कैसे हैं? सबसे पहले तो 2 हिस्सों में तोड़ लो भाई इसको, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होगी इतनी ही जगह की। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कनकेव लेंगे या कन्वेक्स लेंगे। तो मैंने यहां पर एक केस लिया,
तो मैंने सरफेस को बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट लिया है, इसे कन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैंने जो एग्जांपल लिया है पहला वाला, तो ये पहला एग्जांपल मैंने लिया है कन्वेक्स का। किसका? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे केस होते हैं। कन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट बाहर रखा है या अंदर रखा है। मैं बहुत जेनरस एग्जांपल लेता हूं कि ऑब्जेक्ट बाहर रखा है। कहां रखा है? तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, अब भैया और क्या क्या करना है? बिल्कुल देसी मार्किंग करनी है, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा इसका। तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया कहीं सेंटर। ठीक है, या थोड़ा आगे मार्क कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सीखना क्या क्या कैसे कैसे होता है। आपको ये पता है कि जब लाइट कभी भी आती है तो लाइट नॉर्मल से टकराने के बाद नॉर्मल बनता है वहां पे, और लाइट बेंड कर जाती है। लाइट के बेंड करने के दो ही रूल हैं, सब बच्चों को पता होते हैं वो, कि लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट डिपेंड्स कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर। अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, अंदर वाले का μ2, और ये माना जा रहा है मेरे द्वारा कि μ1 इज छोटा, μ2 इज बड़ा। अच्छा बताना मेरे ये मानने के पीछे क्या मकसद है? अगर मैंने μ1 को छोटा माना है, μ2 को बड़ा माना है, तो गुप्ता जी डेंसर मीडियम कौन सा होगा? μ2, और रेयरर कौन सा होगा? मतलब मैंने इस वाले मीडियम को डेंसर माना है और इसको रेयरर माना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? सिंपल डायग्राम, रे डायग्राम बच्चों वाला। कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, आ गई, जहां पर लाइट टकराती है वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। क्या क्या ड्रॉ करोगे? भैया नॉर्मल कहां से आएगा? सी से। कहां से? भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन आती है वो नॉर्मल होती है हमेशा। प्लेन सरफेस का नॉर्मल तो आप ऐसे ही बना लेते हो, परपेंडिकुलर। हाँ ना बोलो। लेकिन कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल कैसे बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन ही नॉर्मल होती है। किसी भी कर्व्ड सरफेस में नॉर्मल बनाना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेखा खींच के ले जाओ, वही नॉर्मल है। तो मैं यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींच के ले आया, खींच दी मैंने लाइन यहां सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और इस पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन मारी, ये बन गया नॉर्मल। क्या बन गया? अरे बोलो। तो अब लाइट के पास दो ऑप्शन है, या तो लाइट सीधी चली जाए, या नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, या नॉर्मल से दूर मुड़ जाए। ठीक है, अब लाइट रे अगर सीधी जाती बच्चों तो सीधी ऐसे चली जाती। हाँ ना बोलो। अरे बोलो। पर सीधी तो नहीं जाएगी, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो यहां पर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड तो करेगी। अब ये बताओ टूवर्ड्स करेगी या अवे करेगी? तो लाइट जब जा रही है तो वो टूवर्ड्स बेंड कर सकती है, अवे भी कर सकती है, डिपेंडिंग मीडियम कौन सा है। अब लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी, तुम कह रहे हो टूवर्ड्स करेगी। कॉमन बात है, μ2 की वैल्यू ज्यादा है μ1 से, तो ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयरर है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी भारी मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, हल्के मीडियम में जाती है नॉर्मल से दूर बेंड करती है। जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो भारी मीडियम में जा रही है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो लाइट ये रास्ता फॉलो नहीं करने वाली। तो अगर लाइट ये रास्ता फॉलो नहीं करेगी तो क्या होगा? लाइट यहां से नॉर्मल की तरफ, अपने नेचुरल रास्ते से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, और यहां मिल जाएगी आपको इमेज। क्या मिल गई? सिंपल सा डायग्राम। ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, सी से नॉर्मल आता है, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और यहां चली जाती है, बिकॉज वो हल्के से भारी मीडियम में जा रही थी। प्रक्रिया, पहला टास्क आई और आर निकालना। तो चालू करते हैं। पहले आई और आर को मार्क तो कर लें। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो सबको पता है। आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। आने वाली रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है आई। सही है क्या? आर क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। आर मार्क कर दिया। भैया आप कह रहे थे आई और आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे?
अब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सुनना, डेरिवेशन चालू करते हैं। देखो बच्चों, हर बार हर केस में ऑब्जेक्ट के एंगल को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? इमेज के एंगल को बोलते हैं बीटा। क्या? और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल को बोलते हैं गामा। भैया हर डेरिवेशन में यही बोलेंगे हर बार। ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो जो एंगल बन रहा है, इमेज में जो एंगल बन रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बन रहा है, तीनों के नाम रख दिए भैया। उसके बाद यहां पर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है भैया। क्यों? लास्ट में समझ में आएगा तुम्हें। कर दी भैया। इसके बाद मार्किंग करनी है। किस चीज की मार्किंग करें भैया? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू कहते हैं, पता है बात। इमेज की डिस्टेंस को वी कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को नहीं आया। कर दी भैया मार्किंग। अब बताओ, अब आई और आर की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकाल दे भैया आई और आर की वैल्यू? आई और आर की वैल्यू निकालनी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। याद है किसी को? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बच्चों को पता तो होती है कि भाई दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। ऐसा होता है क्या? अंदर के दो ऑपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। हाँ ना बोलो? श्योर? चलो अब मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा और आप मुझे बताना आई और आर की वैल्यू क्या आती है। डेरिवेशन शुरू होने वाला है, टास्क 1 अचीव होने वाला है। अच्छा मुझे बताना बच्चों, मुझे बताना ध्यान से। मैं इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं ए। बताओ बच्चों, अगर आपको पता है तो। क्या गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा इंटीरियर एंगल है, और इसी ट्राइंगल का बाहर वाला एंगल कौन है? किसको ही समझ में आ गया कि गामा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई है? आप श्योर हो? तो अगर आपको सच में समझ में आ गया है कि अल्फा, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, तो मैंने अल्फा प्लस गामा को आई के बराबर रख दिया, इसे बोल दिया इक्वेशन 1। आगे देखो भाई, एक और ट्राइंगल है भाई, बताना जरा। क्या बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा? श्योर? बीटा प्लस आर इक्वल टू, श्योर हो? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और गामा इस ट्राइंगल का। तो मैं लिख देता हूं, बताओ जरा क्या बोला मैंने। बीटा प्लस आर इक्वल टू, अब यहां से बताओ आर क्या निकलता है? आर इज इक्वल टू गामा माइनस, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर। तो मैंने कहा था आई और आर निकाल लेना, टास्क 1 पूरा हो जाएगा। हो गया टास्क 1 पूरा, आपने आई और आर निकाल लिया, मुबारक हो। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम मैं पी दे रहा हूं, घबराना मत। पी मतलब पोल, नाम दे रहा हूं ऐसे। चालू करते हैं। अच्छा अब क्या करना है भैया? अब भैया ने कहा था स्नेल्स लॉ के अंदर आई और आर की वैल्यू तहजीब से पुट कर देना, ठीक है? तो चलिए स्नेल्स लॉ लिखते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है, लाइट जहां कहां पे जा रही है? लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन जहां से आ रही है उसका म्यू। तो मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब ये बात आपको बता देता हूं कि एस आर एस में आई और आर एंगल बहुत ही छोटे होते हैं। क्योंकि एंगल बहुत ही छोटे होते हैं तो साइन आई के बराबर होता है और साइन आर के बराबर। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं नियरली इक्वल टू आई बाय आर। नहीं आया? श्योर हो? पक्का श्योर हो? तो साइन आई के बराबर हो गया और साइन आर के बराबर। और ऐसा तब होता है जब आई और आर बहुत ही छोटे होते हैं। जब भी एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा के बराबर होता है।
tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है। ये मैथ्स का रूल है, अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूं मैं। जब भी एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा और tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है। यहां पे साइन आई को आई रख दिया, साइन आर को आर रख दिया। अब इस बात को ध्यान से देखो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या बनेगा? μ2r इज इक्वल टू μ1i। ये रहा बच्चों आपका स्नेल्स लॉ। यही तो है स्नेल्स लॉ। हमने स्नेल्स लॉ लिखा था, फिर साइन आई को आई रख दिया, साइन आर को आर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्नेल्स लॉ आ गया। मैंने आपको दूसरा टास्क क्या दिया था? स्नेल्स लॉ के अंदर आई और आर की वैल्यू तमीज से पुट कर देना। कर दे पुट दोबारा। जब एंगल छोटा होता है तो एंगल साइन थीटा और टैन थीटा तीनों बराबर होते हैं। जब एंगल बहुत छोटा होता है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड इक्वल टू, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। आप जब चाहो थीटा को टैन थीटा, जब चाहो साइन थीटा को थीटा पुट कर सकते हो। ये सिर्फ तब होता है जब एंगल बहुत छोटा होता है। अच्छा चलिए, आर और आई आपको पता है, इक्वेशन 1 से आपको आई पता है, इक्वेशन 2 से आपको आर पता है। वैल्यू पुट करने का समय आ चुका है, बताओ। μ2 आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, μ1 आई की वैल्यू अल्फा, अल्फा प्लस। चलिए सही है। क्या दोनों में गामा दिख रहा है? गामा, गामा वाली टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं, मल्टीप्लाई करो। μ2 गामा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ1 अल्फा प्लस, श्योर हो? जल्दी बताओ क्या करना चाहिए। μ1 गामा को इस तरफ ले आओ, तो μ2 गामा माइनस μ1 गामा, इसको इधर ले जाते हैं, μ1 अल्फा, श्योर? कुछ कॉमन आ रहा है? μ2 माइनस इंटू इज इक्वल टू, कितने कहते हैं? यहां तक तो समझ में आ ही रहा है, क्या दिक्कत है? ये तो सॉल्विंग ही है, इसमें तो कुछ अलग नहीं है। इसके बाद गामा अल्फा बीटा, क्या ये 3 एंगल है? क्या ये 3 एंगल है? अभी मैं जानता हूं कि एंगल अगर छोटा हो तो साइन और टैन के इक्वल होता है, तो अब मैं वापस से एंगल को किसके इक्वल पुट कर दूंगा? टैन के। किसके? देखो, जब एंगल छोटा होता है तो एंगल, टैन ऑफ एंगल और साइन ऑफ एंगल तीनों आपस में, तो ये एंगल है अल्फा बीटा गामा एंगल है। तो मैं क्या करने वाला हूं अगली लाइन में, μ2 माइनस μ1। चलो यहां पुट नहीं करते, यहां पुट नहीं करते, यहां तक आ गए। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3, सही है। अब यहां पर क्या करते हैं, छोटा सा एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं। tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, और tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। जल्दी डायग्राम में आओ। tan अल्फा परपेंडिकुलर एपी, एपी बेस यू, अरे नहीं आया यार, यू मत बोलो, इसे बोल दो ओपी। क्या बोल दो? ओपी। एपी बाय, ये जो पी है ना, ये इस कर्व के बहुत पास है, ये पी पॉइंट कर्व के बहुत पास होता है, तो नियरली सेम मानते हैं हम इसे। तो tan अल्फा हो जाएगा एपी अपॉन, कौन कौन श्योर है इसके लिए? भाई ये ए है, ये पी है, ये ओ है। अब बता दो, tan अल्फा एपी बाय ओपी, परपेंडिकुलर बाय, तो यहां पे tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, और tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एपी बाय ओपी। बढ़िया। चलिए अगला, tan बीटा एपी बाय पी आई, सही है? श्योर हो? तो tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, और tan बीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस एपी बाय पी आई। बढ़िया। अगला, tan गामा एपी बाय पीसी। चलिए, tan गामा इज नियरली इक्वल टू गामा एपी बाय, श्योर हो? नहीं आया? आ गया? अच्छा,
बच्चों अब क्या है, स्कूल में हर जगह पर ना इन दोनों पॉइंट को अलग अलग मानते हैं, तो इज्जत से बता रहा हूं, प्रेम से देखना, ये पॉइंट P है, क्या है, और ये वाला पॉइंट जो है ना इसे बोलते हैं M, क्या बोलते हैं, और ये कहा जाता है P और M बहुत नजदीक है, तो हम P और M को एक पॉइंट ही मान सकते हैं, ठीक है। अगर तुम मेरी ये बात मान लो कि P और M एक ही पॉइंट है, क्योंकि भैया ये सब करना जरूरी है, कुछ भी गया तो पता चल जाएगा कि तुम्हें नहीं आता, P इज नियरली इक्वल टू M, अगर P और M सेम है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं AP अपॉन OM, अरे P को M लिख सकता हूं ना, P और M एक ही बात है ना, बहुत करीब है, सारे डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, AP अपॉन MI, जरूरत ही नहीं है, कट जाएगा वो, A से लेकर M तक कोई लाइन नहीं आ रही ना, AM कैसे बोल सकता हूं वैसे, AP तो सीधी लाइन है, AM कहां है, और यहां पर आ जाएगा AP अपॉन MC। अब मुझे बताओ इनकी वैल्यूज, अब आपका दिमाग चाहिए कक्षा 10वीं वाला, क्या आप जानते हो कि M से लेकर O तक ये दूरी को U कहते हैं, श्योर हो, तो मैं अगले स्टेप में OM, O से M तक OM को क्या रख दूंगा U, पर ये बताओ U या माइनस U, क्यों, श्योर हो, पक्का, देख लो, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है इधर वाली चीजों को क्या लेना होता है, वाह वाह। MI की वैल्यू बताओ, MI M से लेकर I तक ये है V, प्लस V माइनस V, क्योंकि उस तरफ है प्लस V, बढ़िया, और लास्ट M से लेकर C तक की वैल्यू प्लस R माइनस R, इस तरफ है, बढ़िया, तो AP अपॉन R, सही है। तो बालक आपके पास जाने अनजाने में अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई, क्या क्या, माइनस U AP बाय, सही है। तो क्या अगला स्टेप चालू करें, वैल्यू पुट, डेरिवेशन कंप्लीट, μ2 माइनस μ1, गामा की वैल्यू AP बाय इज इक्वल टू μ1 इंटू अल्फा की वैल्यू AP बाय प्लस μ2 की वैल्यू, बीटा की वैल्यू AP बाय, क्या आपको लगता है तीनों टर्म्स में AP है, AP कॉमन आके इक्वल टू के इस तरफ से AP कॉमन लूंगा और इस तरफ से काट दूंगा, नहीं आया, तो काट के दिखाना क्यों है, सीधा आंसर लिख दो भाई। अब आंसर आपके मुंह से सुनना है मुझे, लेकिन बहुत तमीज से, पहले इस तरफ वाले टर्म बोलो, μ1 बाय माइनस U, सही है, प्लस μ2 बाय इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, अगले स्टेप में करेक्ट करना चाहता हूं, ये माइनस U है तो मैं इस टर्म को बाद में लिख के इस टर्म को पहले लिख दूं, तो μ2 अपॉन V पहले माइनस μ1 बाय इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, ये है SRS का एक्सप्रेशन फॉर्मूला, इसको हमने डिराइव किया।
आप वहां पर मिठाई को ना देखिए, यहां पर मेहनत को देखिए, वो आउटपुट तो आ ही जाएगा। गलती डायग्राम में हो सकती है, गलती आई और आर की वैल्यू निकालने में हो सकती है, लेकिन पता है क्या है, 5 केसेस जो बता रहा हूं उन 5 केसेस में सिर्फ ये स्टेप लगे, बाकी सब कुछ सेम। क्यों? क्योंकि यहां पर आई क्या है, अल्फा प्लस गामा, कहीं पे आएगा अल्फा माइनस गामा, कहीं पे आएगा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, साइन बाय साइन न्यूटन वन आई और वैल्यू जो भी आई उस केस में, फिर जो सेम वाले गामा वाले उनके तरफ ले जाओगे, लेगा भी एक कॉमन ले लिया, उसके बाद ये डायग्राम बनाओगे, tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकालोगे और इनके जैसे करोगे, आंसर आ जाएगा। सबका आंसर अलग आएगा क्योंकि सब में आई और आर की वैल्यू अलग अलग है। नहीं आया, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, डायग्राम अलग बनेगा इसलिए आई और आर की वैल्यू अलग आएगी। तो ये आपके सामने एस आर एस का एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। आप इस बक्से में गलती कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं करोगे, ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने पहली बार सोचा होगा। सुनो, जब मैंने tan अल्फा निकालने के बोला होगा तो आपने बताओ tan अल्फा इज इक्वल टू एपी बाय, आपका तो यू आया था, तो उसमें यू तो बोला एपी अपॉन यू, और क्योंकि इस तरह माइनस यू, तो लास्ट में लिखा था एपी अपॉन माइनस यू है, तो मैंने दिखा के 2 लाइन में लिख दिया। नहीं आया समझ में? सुनिए, एसआरएस में पांचों केसेस याद करना पॉसिबल इसलिए नहीं होता, ये पांचों के फॉर्मूले में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा। किसी में साइन का अंतर है, किसी में वी एक्सचेंज आता है, किसी में कुछ और होता है। जब न्यूमेरिकल आता है तो आप कोई भी फॉर्मूला एकदम से बना सकते हो, एकदम से। अगली क्लास में टॉपिक लूंगा तो तुम्हें प्रॉपर्ली मैं तुम कोई भी क्वेश्चन दोगे ना, मैं क्वेश्चन देख के तुम्हें फॉर्मूला बनाना 1 माइक्रो सेकंड में सिखा दूंगा। तुम क्वेश्चन देखोगे बोलना इसका मालूम है, तुम पेन लिख दोगे, ये फॉर्मूला म्यू पे लगेगा, यू पे लगेगा, आर माइनस ऑफ सब कुछ तुम एडजस्ट कर लोगे। तो जो पैटर्न है ठीक है फॉर्मूला लिखने की, आई लेट यू नो। हमें पांचों के याद करने होते हैं, लेकिन पांचों के इसका रेशियो बनाते हैं, डिराइव जरूर करने होंगे कि निकाल के दिखाओ आया कहां से। भैया पांचों के दिखते कैसे हैं? पांचों के दिखते बहुत अलग तरीके के। ये केस नंबर 1 क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लाइज इन द रियल मीडियम, इमेज फॉर्मेशन इज रियल। तो ऑब्जेक्ट यहां पर रियल मीडियम में इमेज रियल बन रही है, यहां बन रही है। रियल इमेज ऑपोजिट साइड बनती है, ऑपोजिट साइड बनती है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज जिस ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनती है। ठीक है, ये वाला केस हमने ड्राइव किया था अभी ऐसा, ये तो क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट लाइज इन द रियल मीडियम, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। इमेज यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, नॉर्मल लाइट यहां पे, लाइट गई नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी, ज्यादा बेंड नहीं कर पाई, अपने रास्ते से बेंड तो करेगी नॉर्मल की तरफ, पर ज्यादा बेंड नहीं करी तो इस लाइन से नहीं टकराएगी, पीछे एक्सटेंड करने पे कैसे टकरा रही है, तो पीछे एक्सटेंड किया और यहां बनी इमेज आपकी, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पेपर में ये केस लिखा होता है, इसमें क्या होगा रूल है, ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा कहते हैं, इमेज एंगल बीटा कहते हैं, एंगल को गामा यहां पर आएगा और मार्क होगा, एक्सटेंड प्रॉपर्टी सारी वैल्यू लेगी और फिर वही प्रक्रिया फॉलो होगी सारी। हां जी, ऑब्जेक्ट की तो सीधी जाएगी हमेशा। क्वेश्चन बता दिया मुझे पहले कि आपको वर्चुअल बनानी है, तो समझिए वर्चुअल बनानी है इस तरफ और इस तरफ भी बनानी है, तो ज्यादा बेंड कर नहीं सकता, ज्यादा बेंड करूंगा तो उस तरफ बन जाएगी इमेज। तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइट करना है, वर्चुअल मतलब जहां ऑब्जेक्ट का इमेज बन रही है। अभी देखना एक ऐसा कैसा ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ, क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट यहां पर है एंड द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज। तो लाइट रही, अब कहां जा रही है? तो सेंटर को देखिए, नॉर्मल दूर रही, हां बोलो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट ले लो, कहां पे लोगे ऑब्जेक्ट, लाइट रे नॉर्मल, लाइट रे को सीधा जाना चाहिए ऐसे, यहां ऐसे भी नहीं, ऐसे, और लाइट ऐसे नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर बेंड कर जाएगी ऐसे, और आगे जाके पे किसी से नहीं मिलने वाली, तो कहां एक्सटेंड होगी? तो यहां बन जाएगी आपकी इमेज, ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फा और ये एंगल गामा। तो सारा खेल रे डायग्राम बनाने का है। डायग्राम बनने के बाद तो अल्फा बीटा गामा निकालना होता है, और हर केस अलग होता है, रफनेस के 5 केस है टोटल। ये कनकेव होगा भाई, कनकेव सरफेस है, ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, वही खेल चलेगा सारा, सबके फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना इंपॉसिबल है, किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिख देना एक लाइन में, वो पॉसिबल है, उसकी ट्रिक होती है, पर इसकी ट्रिक नहीं होती। ठीक है, केस नंबर 5 ये है, ऑब्जेक्ट बाहर है, ऑब्जेक्ट अंदर है। ठीक है, ये बताओ जो पहले केस में डेरिवेशन करा वो समझ में आया? अगर समझ में आया तो चीजें थोड़ा फायदे में रहेंगी,